बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें हम बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक से लेके हायर ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं थ्रू मल्टीपल एग्जांपल्स। ये लेक्चर सीरीज टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट वक्त में सारे के सारे मेथड ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको सिखा दिए जाएंगे। सो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉशी आइलर इक्वेशन के केस 2 के बारे में, जब रिपीटेड रियल रूट्स अपेयर होती हैं कोरिस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। जबकि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने के लिए सुपरपोजिशन अप्रोच इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया था, जिसमें रूट्स डिस्टिंक्ट और रियल थे, बिल्कुल भी सेम नहीं थे। तो उस सिचुएशन में भी हमने देखा था कि सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। लेकिन इस बार हम सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट इस्तेमाल करेंगे, विच इज़ x इक्वल्स टू e टू द पावर t। प्रीवियस केस में हमने ये सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की थी y इक्वल्स टू x टू द पावर m। अब किसी भी केस में कोई भी इन दोनों में से सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। इस बार आपको डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आपकी टीचर ने आपको जिस तरह से भी सिखाया है आप उसे आसानी से कर सकें। सो दोनों सब्स्टिट्यूशन से हम एग्जांपल्स कर लेते हैं। आप इन दोनों में से जो भी चाहें सब्स्टिट्यूशन चूज़ कर सकते हैं। तो चलें बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन लिख लेंगे और इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब लेट कर लेंगे x इक्वल्स टू e टू द पावर t। इस सब्स्टिट्यूशन का फ़ायदा ये होगा कि ये जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं ये कॉन्स्टेंट्स में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और जब कोफिशिएंट्स कांस्टेंट आ जाते हैं तो हम इसके लिए एनाइलेटर अप्रोच भी पढ़ चुके हैं, सुपरपोजिशन अप्रोच भी पढ़ चुके हैं, और वो बहुत ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू द वेरिएशन ऑफ द पैरामीटर मेथड, ठीक है। सो हम ये सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, जहाँ से x इक्वल्स टू e टू द पावर t है। अगर हम लॉग ले लें, ठीक है, ln ऑफ x इक्वल्स टू ln ऑफ ई टी, तो ये हो जाएगा ln ऑफ x सिंपली, और ये ln e के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी। इसे आपने याद रखना है। अब देखिए हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। अभी हमने x की हेल्प से एक और वेरिएबल जो है पैरामीटर इन्वॉल्व करा दिया है, विच इज़ t, ठीक है। सो जब जब t में चेंज आएगा x में भी चेंज आएगा, सो ऑब्वियसली कोरिस्पॉन्डिंगली y में भी चेंज आएगा, ठीक है। सो हम डेरिवेटिव्स फाइंड कर लेंगे, सेकंड ऑर्डर भी और फर्स्ट ऑर्डर भी, ठीक है। हमें चाहिए dy बाई dx। सो हम यूज़ कर लेंगे अब चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये था जी dy और यहाँ पे dx, ऐसे लिख लिया। अब जो थर्ड वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस करवाया है उसे हम यहाँ पे लिख देंगे। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास दोबारा यही टर्म आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से कर लें तो आपके लिए बहुत आसान होगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को लेकर काम करना, ठीक है। सो dy बाई dt तो एज इट इज़ रहेगा, dt बाई dx इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे लिखेंगे d ओवर dx ऑफ t की वैल्यू ln ऑफ x, यहाँ पे dy ओवर dt, ln ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1 ओवर x। सो इसका मतलब है कि dy बाई dx इक्वल है इस पूरी टर्म के, ठीक है। इसे आपने याद रख लेना है, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे लेंगे। अब हमने फाइंड करना है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। सो यहाँ पे लिख लेते हैं d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर। इसे यूं भी लिख सकते हैं d ओवर dx ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू dy बाई dt 1 ओवर x। इस टर्म में भी x मौजूद है, ठीक है, बिकॉज y x पर डिपेंड कर रहा है और इस टर्म में भी x मौजूद है, और डेरिवेटिव हमने x की रिस्पेक्ट से कैलकुलेट करना है। जब दो टर्म्स सेम वेरिएबल पर डिपेंड कर रही हों और उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो, तो प्रोडक्ट हो हमारे पास, तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़ रहने देंगे dy बाई dt, और फिर सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे। अब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और अंदर आ जाएगा dy बाई dt, और सेकेंड टर्म एज इट इज़ रहने देंगे। सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी dy बाई dt, और 1 ओवर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा -1 ओवर x स्क्वायर।
इस माइनस को हम यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देते हैं और 1/x² यहाँ पे करके लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें ये जो y है इसका डेरिवेटिव यहाँ से t की रिस्पेक्ट से मौजूद है, ठीक है। सो हमें इसे ब्रेक करने की ज़रूरत पड़ गई है यूजिंग द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो हम करेंगे d/dt ऑफ dy/dt डॉट 1/x और यहाँ पे आ जाएगा dt/dx। ये इसके साथ कैंसिल होगा तो दोबारा से d/dx ही आ जाएगा, ठीक है। सो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, -1/x² dy/dt प्लस, तो ये आ जाएगा d²y/dt² 1/x और dt/dx ये हमने आगे कैलकुलेट किया था विच इज़ इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। ये रहा, ये इक्वल है 1/x के, तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे 1/x। ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 पावर्स आ जाएंगी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x²। सो ये वैल्यू है जी d²y/dx² की। इसे इक्वेशन 3 का नाम दे लें। अब इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करना है। फर्स्ट टर्म में x² और सेकेंड डेरिवेटिव है, सो x²। सेकेंड डेरिवेटिव में 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगाना नहीं भूलिएगा, -1/x² dy/dt प्लस 1/x² d²y/dt², ठीक है। इसके बाद है जी -x और dy/dx की वैल्यू थी 1/x dy/dt, फिर y एज इट इज़ और ln ऑफ x इक्वल आया था t के, ठीक है। ये हमने इस सारी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन कर ली है। इस x² को इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगी वो -dy/dt प्लस d²y/dt², इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे ख़त्म हो जाएगा, तो -dy/dt प्लस y इक्वल्स टू t। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं जी, ये और ये बिल्कुल सेम है, यहाँ पे -1 यहाँ पे -1 दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा d²y/dt² -2dy/dt प्लस y इक्वल्स टू t। तो देखें इस इक्वेशन में जो वेरिएबल कोफिशिएंट्स थे अब वो चेंज हो गए हैं इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में, और ये साइड भी बहुत सिंपल सी हो गई है, ठीक है। वेरिएबल आ गया हमारे पास जो हमने न्यू इंट्रोड्यूस करवाया था। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 को सोल्यूशन जब कंप्लीट हम फाइंड कर लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर, उसके बाद हम दोबारा से t की जगह पे x ले आएंगे, ठीक है। सो अब हम कोरिस्पॉन्डिंग होमोजेनियस इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें सिर्फ वही टर्म्स लिखेंगे जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसका डेरिवेटिव होगा। जिन टर्म्स में डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव नहीं है वो टर्म हम नहीं लिखेंगे, ये वाली टर्म, ठीक है। इसमें ना तो y है ना उसका डेरिवेटिव है, सो उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। तो ये इक्वेशन होमोजेनियस हो गई है क्योंकि हर टर्म में या तो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद है या उसका डेरिवेटिव है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे जिसके लिए डेरिवेटिव की जगह पे m सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, स्क्वायर -2 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो m की पावर में 1 होगा, 1 हम नहीं लिखेंगे, प्लस कोई डेरिवेटिव नहीं है तो हम यहाँ पे m भी नहीं लिखेंगे, लेकिन कोफिशिएंट मस्ट लिखना है विच इज़ 1 इक्वल्स टू 0। सो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है m की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब है m के रूट्स फाइंड करना है। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं -m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। m कॉमन ले लें, m-1, यहाँ से -1 कॉमन ले लें, m-1 बच जाएगा। m-1 कॉमन ले लें तो m-1 होगा इक्वल्स टू 0, फिर m-1 इक्वल्स टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट भी m-1 इक्वल्स टू 0। सो दोनों रूट्स जो हैं वो बिल्कुल सेम आ गए हैं, m1 और m2 दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं। और हम पढ़ चुके हैं कि जब किसी भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के कोरिस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रिपीटेड और रियल आ जाते हैं तो उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से लिखा जाता है। प्रीवियसली जब हमने इस टॉपिक को स्टडी किया था तो तब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y ही था लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, ठीक है। सो उस तरह से हम यहाँ पे x लिखते थे, यहाँ पर भी x लिखते थे और यहाँ पर भी x लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर देखें रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के कोरिस्पॉन्डिंग जो ऑक्सिलरी इक्वेशन
इक्वेशन आई थी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, उससे फाइंड किए हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी अब t आएगा और यहाँ पर t ही आएगा। अब देखें ये दोनों रूट्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो दोनों को एक ही नाम भी दे सकते हैं, चाहे इसको m1 का नाम दे दे, चाहे इसको m2 का नाम दे दे, मतलब दोनों को सेम नेम हम दे सकते हैं। और इसी वजह से हमने यहाँ पर भी m1 और m1 ही लिखा है, ठीक है। सो लिख लेते हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन yc इक्वल्स टू c1 e टू द पावर m1, 1 के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाई t, मल्टीप्लिकेशन के बाद t ही आएगा, c2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और यहाँ पर भी t ही आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है इस इक्वेशन नंबर 4 का। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम इसे देखते हैं, जो कि फोर्सिंग टर्म होती है, ऐसी टर्म जिसमें ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसका डेरिवेटिव होता है। और हम इस्तेमाल करेंगे सुपरपोजिशन अप्रोच, जो कि हमें बताता है कि किसी भी पोलिनोमियल के लिए हम जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना वेरिएबल की उस पोलिनोमियल में, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे t की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर उसको डिक्रीज करते जाएंगे बाय 1 पावर, ठीक है। तो ये देखिए 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होता है क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट भी कांस्टेंट है। यहाँ पे एक और कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, t की पावर में 0 क्या आ जाता है, 1। सो इसका मतलब है कि यही वो सिलेक्शन है, यही वो चॉइस है yp की, जो कि हम इसे देखते हुए और सुपरपोजिशन अप्रोच को इस्तेमाल करते हुए सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम yp लिख लेंगे, लेट yp इक्वल्स टू at प्लस बी। इसके अब हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना है क्योंकि हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 4 में। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी y का चाहिए और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी y का चाहिए, ठीक है। सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे a बच जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0, yp डबल प्राइम a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो ये हमने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए हैं। इसे इक्वेशन 5, इसे 6 और 7 का नाम दे लें। 5, 6 और 7 को 4 में इस्तेमाल कर लेंगे, 4 ये रही, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे डबल प्राइम की अब वैल्यू, हमने बेसिकली वाइज की जगह पे अब वाई पीज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, क्योंकि हम इन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड करना चाह रहे हैं जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल में है। सेकेंड टर्म है -2, वाई पी का जो फर्स्ट प्राइम था उसकी वैल्यू थी a, वाई पी था ए टी प्लस बी और राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिख देंगे। सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2a प्लस ए टी प्लस बी इक्वल्स टू टी। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे हम t के, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट जो हमारे पास पावर है t की वेरिएबल की वो यहाँ पर 1 है। सो हम उसी के सबसे पहले कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इस तरफ a है और इस तरफ 1 है, सो a इक्वल्स टू 1। इसके बाद कांस्टेंट्स बच जाते हैं, कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लेंगे। इस तरफ है जी -2a प्लस b और राइट हैंड साइड पे कोई भी ऐसा कांस्टेंट अकेला नहीं है, सो 0 लिख देंगे। a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें। बहुत आसान सी सिंप्लीफिकेशन है, बहुत बार आप पहले ऐसा कर चुके हैं, लेकिन चलें आपको सिखाने के लिए हम ऐसा फिर से कर लेते हैं। सो b आ जाएगा इक्वल्स टू 2। a और b की वैल्यूज़ आ गई हैं, इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो यूजिंग a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 5, yp बन जाएगा a t प्लस b। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा t प्लस 2। इसे इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे देंगे। yp भी आ गया है, yc भी आ गया है, मतलब इक्वेशन नंबर 4 का जनरल सॉल्यूशन अब हम लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू yc प्लस yp। yc की वैल्यू थी जी c1 e टू द पावर t प्लस c2 t e टू द पावर t। yp की वैल्यू है t प्लस 2। ये सोल्यूशन आया है जी इक्वेशन 4 का, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था। लेकिन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था।
तो मतलब कि हमें अब इस फॉर्म में सोल्यूशन चाहिए, हमें t की जगह पर x चाहिए, ठीक है। t की जगह पर हमें क्या चाहिए, x। पहले हमने सब्सटीट्यूशन की थी x इक्वल्स टू ई टू द पावर t, जिसकी हेल्प से हमारे पास t आ गया था ln ऑफ x के इक्वल। सो अब अगर हमने t से वापस x में जाना है तो हमें t की जगह पर ln ऑफ x सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा और उसकी हेल्प से इस इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा। सो जहाँ जहाँ पर भी t है वहाँ पर हम ln ऑफ x सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा y ऑफ x इक्वल्स टू c1 e टू द पावर ln ऑफ x प्लस c2 ln ऑफ x e टू द पावर ln ऑफ x, और t की जगह पे आ जाएगा ln ऑफ x प्लस 2। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, e की पावर में ln हो तो वो कैंसल आउट हो जाता है और ये जो x होता है इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। इसी तरह से ये भी कैंसल आउट हो जाएगा और ये x नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो इसे यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी सारा एज इट इज़। सो ये वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है जो कि हमें चाहिए था इक्वेशन 1 के लिए, ठीक है। इस बार हमने सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल की थी x इक्वल्स टू ई टू द पावर t। प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने केस नंबर 1 डिस्कस किया था उसमें हमने ये सब्स्टिट्यूशन की थी। आप इस एग्जाम्पल को भी सेम सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। उससे डायरेक्टली ही सोल्यूशन इसी फॉर्म में आ जाएगा जो हमने बाद में ऑब्टेन किया है, ठीक है। अगर आप इस एग्जाम्पल के लिए जो हमने केस नंबर 1 सॉल्व किया था ये सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। दोनों इंतहाई आसान है क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स भी हम सीख चुके हैं, सुपरपोजिशन अप्रोच भी हम सीख चुके हैं। तो जो भी आप सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर लेंगे आपके लिए सोल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान होगा। अगर आप इस केस को, केस नंबर 2 को, इस एग्जाम्पल को इस प्रीवियस सब्स्टिट्यूशन के साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मेंशन करें, हम इस सब्स्टिट्यूशन के साथ भी इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। अपकमिंग वीडियो में हम केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे। सो दिस वाज टुडेज वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट्स में मेंशन करें कि आप मज़ीद कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।